हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे और ये दक्षिण भारत के इतिहास का सेकंड वीडियो होगा। तो इसके पहले मैंने आपको संगम काल के बारे में बताया था और संगम काल के बारे में मतलब जितनी भी चीज़ें थी उसके पहले मैं आपको महापाषाण काल के बारे में भी बताया था। तो ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। तो दक्षिण भारत के इतिहास में आप देख सकते हैं कि ये महापाषाण काल जो है ये मैंने कंप्लीट आपको करा दिया है, मेगोलिथिक पीरियड जिसे बोलते हैं। और उसके बाद राज्य कैसे कैसे बने और उस टाइम कैसे कैसे इनका जीवन काल था ये सब मैंने बताया। उसके बाद संगम काल के बारे में आपको बताया, क्योंकि संगम काल के बारे में ही हमें देखना होता है इनिशियल फेज में, जो कि 300 ईसा पूर्व से लेके 300 ईस्वी तक का काल है। उसमें हमें संगम काल में ही पढ़ना होता है। तो ये मैंने आपको टाइम पीरियड बताया ही था और ये कहीं कहीं टाइम अलग भी होता है। तो आप 100 से देखेंगे कि 250 ईस्वी तक, मतलब 100 BC से 250 AD तक पढ़ना होता है। तो कहीं कहीं, लेकिन ये टाइम पीरियड मैंने NCERT से लिया है, तो ये आप समझ सकते हैं। तो ये मैंने संगम काल के बारे में बताया था कि संगम काल में क्या क्या चीज़ें रचनाएं हुई, बहुत सारी बुक लिखी गई। तो संगम काल मतलब वही जो तमिल विद्वान या फिर साधु लोग होते थे, जो कवि लोग होते थे, वो लोग मिलके बहुत सारी रचनाएं करते हैं। उसमें बुकों की रचना होती है और बहुत सालों तक ये मतलब बैठक चलती है, जिसे संगम काल बोला जाता है। तो वह संगम काल रहता है और उसी संगम काल से हमें दक्षिण भारत के ये 3 जो वंश हैं, शुरू में आप देखेंगे जो 3 ये साम्राज्य मान लीजिए या फिर वंश, तो ये 3 हमें दिखते हैं, चोल, चेर, पांड्य। तो ये 3 मिलते हैं और इन्हीं तीनों के बारे में हमें पढ़ना होता है। और संगम काल के बाद का जो इतिहास है तो उसमें भी हमें जो वंश हैं, राष्ट्रकूट वंश आप देखेंगे, उसमें पल्लव देखेंगे, वातापी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, तो ये सब भी देखेंगे आप। और चोल उस टाइम भी आते हैं। तो ये सब चीजें हम देखेंगे इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में। तो ये संगम काल के तहत एक वीडियो तो हो चुकी है जिसमें कैसे कैसे ये सब चीजें हुई थी ये मैं बता चुका हूँ। और दूसरे वीडियो में ये जो है सेकेंड पार्ट, इसमें मैं आपको तीनों वंशों के बारे में बता दूंगा। तो पहले आप देख लीजिए कि इनका मैप क्या था। तो ये आप देख सकते हैं, ये चोला का मैप है, जो चोल साम्राज्य था उनका मैप ये है। और ये आप देख सकते हैं कि चेर साम्राज्य जो था इनका मैप ये है। और इनका जो प्रतीक चिन्ह था, जिसे राष्ट्रीय चिन्ह भी आप मान सकते हैं, तो ये धनुष था चेरा का। और ये जो चोला साम्राज्य था, तो चोला का प्रतीक चिन्ह आप बाघ को देख सकते हैं। और तीसरा ये रहता है पांड्या। तो पांड्य वंश, तो पांड्य वंश के ही माना जाता है संरक्षण में ये संगम कवियों की सभाएं होती हैं और ये इतनी सारी रचनाएं होती हैं जिससे हमें इनके बारे में पता चलता है। तो पांड्य राजा ने ही उनको संरक्षण दिया था, ये माना जाता है। तो ये जो है पांड्य यहाँ पे साम्राज्य है और इसमें इनका जो प्रतीक चिन्ह है ये है मछली का। तो ये आप तीनों देख लिए और ये मैप भी आप देख लिए। तो ये यहाँ पे दक्षिण भारत का आप मैप देख लिए। तो अब हम देखेंगे इसमें मेनली जो तीनों साम्राज्य जो हैं उन पे कौन कौन से राजा थे, कौन कौन से वंश चलते थे, तो ये हम देखेंगे और उनसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या थी और फिर उनकी आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, जैसा कि हमारे एक वीडियो में करते आ रहे हैं, तो वो भी हम देखेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक को देखते हैं इसमें। तो ये 3 राज्य आप मान लीजिए और 3 राज्य में सबसे जो प्रमुख था तो ये चोल था। चोल सबसे मजबूत भी माना जाता है। तो चोल के भी बारे में हम देखेंगे और चेर के बारे में भी देखेंगे और फिर पांड्य के भी बारे में देखेंगे। तो तीनों हम देख लेंगे और इसमें राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी उस टाइम में और सामाजिक व्यवस्था कैसी थी ये हमें इसमें देखना है। तो मतलब दक्षिण भारत के इतिहास को 2 फेज में पढ़ना होता है। एक तो आप देखेंगे कि जो संगम काल के तहत पढ़ना होता है, जबकि आप यहाँ पे देखेंगे कि उत्तर भारत में मौर्य साम्राज्य वगैरह चलते रहते हैं, तब आप देखते हैं। और दूसरा आप देखते हैं कि जब गुप्ता पीरियड वगैरह चलता है तो उस टाइम हमें पल्लव, वेंगी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य, राष्ट्रकूट वंश, ये सब के बारे में देखना होता है। उस टाइम भी चोलों के बारे में हमें देखना होता है। तो 2 फेज में हमें देखना होता है। तो आप लोग सीक्वेंस से देखते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है तो उससे आप प्लेलिस्ट को ढूंढ सकते हैं। एक बार में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो हम देख लेते हैं चेर राज्य के बारे में। तो चेर का मैंने मैप भी आपको दिखा दिया और चोल और पांड्य का। तो पहले हमें इसमें देखना है कि चेर राज्य के बारे में। इनका प्रतीक जो चिन्ह था तो धनुष, मैंने बताया था आपको, केरल साइड में इनका शासन था। तो प्रतीक चिन्ह इनका धनुष था और तिथि आदि का वर्णन ज़्यादा है नहीं। तो इस काल में तिथि वगैरह का ज़्यादा वर्णन नहीं है, तो तिथि वगैरह हमें पता नहीं चलती है। ज़्यादातर डेट आपको पता चलेंगी जबकि संगम काल के बाद के हम इतिहास को पढ़ेंगे तो उसमें हमें पता चलती है। और जो चेर वंश है तो इनका नाम कुछ अन्य भी नाम था। तो आप चेर वंश के नामों को अन्य नाम से भी जानते हैं, जिसमें कुडावर, विल्लर, कुटवर, पुरेयार, ये सब नामों से भी पुकारा जाता है जो चेर राज्य रहता है। और इसको केरल पुत्र भी बोला जाता है। तो ये भी आप जान लीजिएगा, जो चेर राज्य है तो केरल में रहता है तो इसको केरल पुत्र कहा जाता था। और उदयन जेरल जो था इस वंश का प्रथम शासक था और इसने एक पाकशाला बनवाई थी जनता को फ्री में खाना वगैरह दिलवाने की। तो जो
उदयनजेरल इस वंश का प्रथम शासक था। तो ये मान सकते हैं, जैसे कि हर एक वंश का संस्थापक होता है तो वैसे ही इस वंश का प्रथम जो शासक था ये उदयनजेरल था। और इसने एक पाकशाला बनवाई थी। पाकशाला आप लंगर टाइप में समझ सकते हैं, जिसमें जनता को फ्री में खाना वगैरह खिलाई जाती थी। और फिर अब इसका अगला जो शासक आता है तो ये आता है नेदुनजेरल। नेदुनजेरल जो आता है ये अगला शासक रहता है। और ये जो नेदुनजेरल रहता है ये मदुरै को अपनी राजधानी बनाता है। तो मदुरै को अपनी राजधानी ये बनाता है नेदुनजेरल। तो प्रमुख हमको शासक ही देखना, ज़्यादा चीज़ें नहीं देखना है दक्षिण भारत के इतिहास में, तो उतना क्वेश्चन भी नहीं आता है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको इसमें बता ही देता हूँ। और ये मरंदै को अपनी राजधानी बनाता है। नेदुनजेरल जो रहता है ये मरंदै को अपनी राजधानी बनाता है। और इसने मालाबार तट पे एक स्थानीय शत्रु जो था इसका पराजित किया था, ये साक्ष्य में पता चलता है। और यवन जो व्यापारी थे उनको कैद भी किया था और उनसे बहुत सारी धनराशि भी मतलब वसूला था यवन जो व्यापारी थे। तो ये भी हमें पता चलता है इससे। तो आप इसे समझ सकते हैं, मतलब इनका व्यापार वगैरह बहुत ज़्यादा चलता था बहुत अच्छे से। तो ये चीज़ें हमें पता चलती है। और व्यापार में ये लोग कुछ ऐसा किए होंगे, इस वजह से यवन व्यापारी जो थे इनको ये कैद में कर लेता है और इनसे धनराशि मतलब फाइन वसूलता है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि फाइन वसूलता है। और 7 अभिषिक्त राजाओं को पराजित करके अधिराज की उपाधि धारण की थी इसने। 7 अभिषिक्त जो राजा थे उनको पराजित किया और अधिराज की उपाधि धारण की, यानी कि आप इसे समझ सकते हैं मतलब ये वीर राजा था और इसका नाम काफ़ी था उस। तो अब हम आगे देख लेते हैं। और इसके बाद जो यहाँ का सबसे प्रसिद्ध राजा होता है वो सेनगुटवन होता है। और इसको धर्मपरायण गुटवन भी बोला जाता था, सेनगुटवन को। और इसे लालचेर के नाम से भी जाना जाता था। इसके पास नौसेना भी थी। तो आप समझ सकते हैं ये सबसे मतलब अब नौसेना वगैरह भी थी, सेनगुटवन नाम है और इसके पास नौसेना थी। और इसको लालचेर के नाम से जाना जाता था जो सेनगुटवन था। और इसका जो उल्लेख है शिल्पाधिकारम में मिलता है। और इसमें सेनगुटवन जो था ये कौलमार्ग देवी की उपासना करता है और इसे ही पत्नी पूजा आप बोलते हैं, मतलब पत्नी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। मतलब पत्नी पूजा यहाँ से पता चलती है हमें, यह चेर वंश में चलता था पत्नी पूजा के बारे में, मतलब पत्नी की पूजा होती थी यहाँ पे। और ऐसा माना जाता है कि ये श्रीलंका के भी राजा को यहाँ पे आमंत्रित किए थे पत्नी पूजा में शामिल होने के लिए। तो ये पत्नी पूजा यहाँ पे कराते हैं। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी चेर राज्य में। और चेर राज्य से आप देखेंगे कि ये पांड्य राज्य में भी गया था जो पत्नी पूजा थी। और जो मेगास्थनीज है तो ये बोलता है कि दक्षिण भारत में जो पांड्य राज्य है तो इसमें मातृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था थी, जो मेगास्थनीज रहता है ये बताता है। तो ये सब चीजें आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं, ये सब चीजें लिखी गई। फिर अगला जो मान लीजिए अगला शासक नहीं, अब जो इंपॉर्टेंट शासक रहते हैं उसी को पढ़ाया जाता है। तो एक शासक और होता है आदिग ईमान। और ये जो है तो दक्षिण में ये गन्ने की खेती आरंभ कराता है। तो आप समझ सकते हैं कि गन्ने की जो खेती है तो आदिग इमाम दक्षिण में गन्ने की खेती का प्रारंभ करता है, मतलब शुरुआत करता है ये। और टॉलमी का बुक जो देखेंगे वो ज्योग्राफी का है और इसमें ये बोलता है इनकी राजधानी वांजी या करुबर नगर, टॉलमी बोलता है जो लेखक रहता है, मतलब इनकी राजधानी वांजी थी और इसको करुबर भी बोला जाता था। और इसके आसपास से रोमन सिक्के प्राप्त होते हैं। तो मतलब इससे पता चलता है अगर रोमन सिक्के अगर प्राप्त होते हैं यहाँ पे तो आपको क्या पता चलता है, मतलब रोमन के साथ इनका व्यापार अच्छा खासा चलता था चेरों का, ये हमें पता चलती है। तो ये जो था ये चेर वंश का इतिहास था। ये पूरी तरह से आपको चेर वंश के इतिहास के बारे में आपको इतना चीजें पता चलती हैं। तो अब हम देख लेते हैं चोल राज्य के बारे में। चोल राज्य तो इनका शासन आप चोलों का देखेंगे कि पूर्वी तमिलनाडु में पेन्नार तथा जो वेलारू नदी है उसके मध्य में रहता है। और इनका जो प्रतीक चिन्ह रहता है तो ये बाघ है इनका प्रतीक चिन्ह। और इनका नाम आप देख सकते हैं कि इनका अन्य नाम जो है कि काली, वलावन, तेम्बिंदास, सेन्नई, ये सब इनका अन्य नाम भी चोलों का आपको देखने को मिलेगा। और इनका जो उल्लेख मिलता है तो ये कात्यायन द्वारा कात्यायन स्मृति जो लिखी गई है तो उसमें इनका उल्लेख मिलता है चोलों का। और इनका जो प्रारंभिक राजधानी था तो वो उत्तर मल्लर था और बाद में इनका राजधानी जो आप देखेंगे तो ये उदयवर या फिर तंजावुर भी हो गई थी इनकी राजधानी जो थी। और एलारा नामक जो शासक था ये आप देखेंगे कि बिफोर दूसरी सदी में, मतलब बिफोर ईसा मसीह के जन्म के पहले, ये श्रीलंका पर भी विजय प्राप्त करता है। तो एलारा जो शासक रहता है ये, तो आप समझ सकते हैं मतलब श्रीलंका आप देखेंगे कि तमिलनाडु के बाद में आप समुद्र के थोड़ा दूर पे आपको मिलेगा श्रीलंका। तो इन्होंने एलार जो था राजा ये श्रीलंका पे भी विजय प्राप्त कर लिया था। और करिकाल इसका सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक रहता है। जैसे कि आप देखेंगे कि चेर का सेनगुटियम सबसे प्रसिद्ध
शासक रहता है, वैसे ही यहाँ पे करिकाल जो रहता है चोलों का सबसे प्रसिद्ध राजा रहता है। और इनकी जो चोलों की तटीय राजधानी थी तो ये पुहार थी, जिसको आधुनिक आप कावेरी पत्तनम के नाम से जानते हैं। तो ये उनकी तटीय राजधानी थी। जैसे कि आप भारत का देखेंगे कि तटीय राजधानी मुंबई को बोला जाता है, वैसे ही उनकी जो तटीय राजधानी थी तो ये पुहार थी। और ये आधुनिक जो है इसको कावेरी पत्तनम बोला जाता है। और आप देखेंगे कि यही कावेरी नदी पे इन्होंने 160 किलोमीटर एक लंबा बांध भी बनवाया था चोलों ने। ये कारिकाल द्वारा ही 160 किलोमीटर लंबा बांध कावेरी नदी पे बनवाया गया था। तो 160 किलोमीटर बांध आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा हुआ, ये अपने आप में बहुत बड़ा बांध है ये। और एक वेंजी का युद्ध हुआ था तंजौर के निकट। इसमें चेर पांडे के 11 राजाओं को सामूहिक रूप से इन्होंने हराया था कारिकाल ने। और एक वाह परंदलाई युद्ध में 9 राजाओं को पराजित किया था। इसी वजह से इनको सबसे प्रसिद्ध राजा माना जाता है। तो ये युद्ध दो आप देख सकते हैं, एक में तो 11 शासकों को हराता है और एक में आप देख रहे हैं कि 9 शासकों को हराता है। तो इस वजह से इसको मतलब कि सबसे प्रसिद्ध राजा यहाँ का माना जाता है कारिकाल को। और आप ये भी समझ लीजिए, ये मैंने पॉइंट लिखा है, जो प्रसिद्ध होता है वो हर एक क्षेत्र में होता है। ऐसा नहीं है कि बस वो युद्ध ही करेगा। तो इन्होंने सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में अच्छा काम किया, तभी जाके इन्हें अच्छा शासक या फिर प्रसिद्ध शासक बोला गया। इंडस्ट्री वगैरह बहुत अच्छा हुई, मतलब कि उद्योग धंधा भी बहुत अच्छा हुआ, व्यापार वगैरह भी बहुत अच्छा हुआ, हर एक चीज़ अच्छा हुआ। इसी वजह से इनको प्रसिद्ध शासक बोला गया। संगीत वगैरह हर एक, मतलब हर एक चीज़ में आप जो चीज़ें आपको आज दिखती हैं या फिर जो आप हिस्ट्री में अदर शासकों में पढ़े हैं, जो अच्छा शासक होता है तो वो किस क्षेत्र में अच्छा काम किया है, तो वो हर एक चीज़ आप यहाँ भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं लिख सकते। और एक पेरुनल किल्ली राजा था, इसने राजसूय यज्ञ कराया था। तो आप देखेंगे कि उत्तर भारत में जो यज्ञ वगैरह होते थे तो ये सब चीजें यहाँ भी पहुंच गई थी। और ये पेरुनल किल्ली जो राजा था इसने राजसूय यज्ञ भी कराया था। तो अब हमने चोलों को देख लिया, तो अब हम देख लेते हैं पांड्य राज्य के बारे में। तो पांड्य राजा को भी देखना जरूरी है। और इनका जो पांड्य राजा थे, थोड़ा सा आप लोग इसका मैप भी देख, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पांड्य राज्य जो था, तो मैंने पहले मैप दिखाया ही था आपको, तो पांड्य राज्य यहाँ पे था। और इनका जो पांड्य राज्य था तो इनका प्रतीक चिन्ह आप देखेंगे कि मछली था। और मदुरै इनकी राजधानी थी और पहले कोरको इनकी राजधानी थी। तो ये आप समझ सकते हैं इसमें। और सर्वप्रथम इनका जो उल्लेख मिलता है पांड्य राजा के बारे में, तो ये मेगास्थनीज, और इसने अपने विवरण में मेगास्थनीज जो था ये लिखा था कि पांड्य राजा पर हेराकल की पुत्री का शासन था और यह राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। तो ये मेगास्थनीज ने लिखा था पांड्य राज्य के बारे में। और आप देखेंगे कि नेदियोन जो है ये एक राजा होता है जो समुद्र पूजा की प्रारंभ करता है, मतलब समुद्र की पूजा की मतलब ये प्रारंभ करता है समुद्र की पूजा वगैरह के बारे में। और ये एक प्रसिद्ध राजा भी रहता है पांड्य राज का। और सबसे प्रसिद्ध जो राजा था तो ये नेडुजेलियम था, सबसे प्रसिद्ध राजा था। जैसा कि आप चोलों में करिकाल को देखे थे तो वैसे ही यहाँ पे पांड्य में ये सबसे नेडुजेलियम सबसे प्रसिद्ध राजा रहता है यहाँ पे। और ये तलैगानम एक युद्ध होता है उसमें ये विजय प्राप्त करता है। और ये कवियों आदि का संरक्षण रहा, संगीत वगैरह हर एक चीज में मतलब ये बढ़ाने की कोशिश की है। ऐसा नहीं है कि किसी चीज में ये भेदभाव करता था। तो सभी चीजों को बढ़ाने वगैरह को, तो मतलब जो राजा सबसे अच्छा काम करता है तो उसी को मतलब महान बोला जाता है। ये प्रसिद्ध है तो अब मैंने बताया कि प्रसिद्ध जो रहेगा वो हर एक चीज में अच्छा करेगा, इसी वजह से उसको प्रसिद्ध राजा बोला जाता है। और रोमन सम्राट अगस्टस जो रहता है इनके दरबार में ये दूत भी भेजता है। और शिल्पा अधिकारम की घटना इसी के काल में होती है, जो मैंने आपको संगम काल की इसके पहले वाली वीडियो में बताया था। तो ये इसी के काल में वो घटना होती है। जो पायल और नूपुर की कहानी था तो ये मैंने बताया है पिछली वीडियो में, वो बहुत ही अच्छे से कहानी को मैंने आपको बताया है। तो अब हम देखते हैं इसमें राजनीतिक व्यवस्था, इनकी आर्थिक व्यवस्था और इनकी हम सामाजिक व्यवस्था देख लेंगे। तो तीनों का लगभग थोड़ा सिमिलर ही होगा, ऐसा नहीं है कि तीनों का कुछ अलग अलग होगा। तो एक ही काल में चल रहा है तो लगभग सेम होगा, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। तो ये जो आया आपको एग्जाम में तो आप ये सब चीज़ें लिख सकते हैं इसमें। तो ये है राजनीतिक व्यवस्था। तो अब मैंने तीनों का, अब ऐसा नहीं है कि अलग अलग होगा, तो लगभग ये सेम ही होगा। तो मैंने बता ही दिया आपको, तीनों का मिला के ये है। तो राज्य कुल संघ था। तो जैसा कि उत्तर भारत में आप देखेंगे कि मतलब एक संघ होता था, उसके बाद राजा शासन वगैरह करता था। तो वैसे ही यहाँ पे भी शासन चलता था और यहाँ पे भी मंत्री परिषद भी होती थी और 5 महासभा होती थी, मतलब 5 महासभा द्वारा चलाई जाती थी मंत्री परिषद। जैसा था ये, मतलब मंत्री परिषद आप जैसे देखते हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री अलग है, डिफेंस मिनिस्ट्री अलग है, वैसे ही वहाँ पे हर एक काम के लिए अलग अलग 5 महासभा थी और महासभा द्वारा शासन चलाई जाती थी। और इनका जो शासन था तो ये राजतंत्रात्मक था और वंशानुगत था, मतलब कि अब राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, ऐसा होता है। वंशानुगत और राजतंत्रात्मक भी इसको बोला जाता है। तो ऐसा शासन यहाँ पे था, ऐसा नहीं है कि किसी और को वोटिंग वगैरह से चुना जाता था। और सर्वोच्च न्यायालय की सभा को मनरम बोला जाता था, जो जिसमें राजा हर एक फैसला वगैरह लेता था, या फिर जो किसी को दंड वगैरह देनी है तो ये चीज को मनरम बोला जाता था। न्यायालय था राजा की सभा का, इसी में न्याय दिया जाता था, इसको
मंडलम बोला जाता था। और मंडलम जो होता था ये संपूर्ण राज्य को बोला जाता था, मतलब कि इनका जो पूरा क्षेत्र है उसको मंडलम बोला जाता था। तो मंडलम संपूर्ण राज्य हो गया और नाडु प्रांत हो गया। प्रांत मतलब क्या, जैसे आप देखते हैं कि 28 स्टेट है हमारे, तो एक देश है इंडिया और उसमें स्टेट है, तो नाडु वहाँ पे स्टेट को बोला जाता था और मंडलम पूरे देश को बोला जाता था। और जो ऊर होते थे इसको पेरूट भी बोला जाता था और ये नगर या बड़े ग्राम होते थे। और अवे जो होती थी ये छोटे ग्राम की सभा होती थी, अवे को छोटे ग्राम की सभा बोली जाती थी। और पट्टिनम मतलब तटीय शहर होते थे, तो आप समझ सकते हैं पट्टिनम मतलब तटीय शहर। और पेडियल जो था ये सार्वजनिक स्थल को बोला जाता है, जो हर एक पब्लिक वगैरह आ सकती है, जैसे कि आप देखते हैं घूमने वाला जगह वगैरह, तो ये सब चीज़ें पेडियम वहाँ पे बोली जाती थी। और पट्टिनम जो होता था जैसे मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम, ये सब आप आज भी नाम देख सकते हैं, तो वो सब चीज़ें थी यहाँ पे। और साले वगैरह सड़क वगैरह को बोली जाती थी साले, ये सब चीज़ें यहाँ पे पुकारी जाती थी। और अब हम देख लेते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में कि आखिर में इनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो अर्थव्यवस्था जो थी ये कृषि और व्यापार से आधारित थी। तो यहाँ पे कृषि भी होती थी और व्यापार वगैरह तो होती ही थी। व्यापार वगैरह के लिए प्रसिद्ध था क्योंकि उत्तर भारत से आप लोग देख रहे हैं कि वो लोग आए थे बौद्ध वगैरह, तो ये सब चीज़ें मतलब व्यापार उत्तर भारत से भी बहुत होती थी और विदेशों से भी बहुत व्यापार यहाँ पे होती थी। और राजस्व का जो मुख्य स्रोत होता था तो कृषि पर ही ज़्यादातर आप देखेंगे कि हिस्ट्री में या फिर एंशिएंट देख लीजिए या मेडिएवल या मॉडर्न, किसी में भी अधिकतर जो कर का साधन होता था तो वो कृषि और भूमि कर, इन्हीं सबसे कर वगैरह लिया जाता था। तो ये राजस्व के प्रमुख साधन थे अर्थव्यवस्था में। और वैली ये भूमि की दो प्रसिद्ध माप थी, मतलब मापा जाता था इसको। प्रसिद्ध मापन जो होता था आप आज देख सकते हैं, जैसे कि बीघे में, गज में ऐसे नापा जाता था, वैसे ही वैली था ये भूमि का प्रसिद्ध माप था। और करे बोला गया इसमें भूमि कर को करे से पुकारा जाता था। और उल्लू या संगम बोला जाता था ये चुंगी एवं सीमा शुल्क को, जो आप कस्टम ड्यूटी बोलते हैं तो सीमा शुल्क होता है। तो कोई देश मतलब आपके अंदर आके व्यापार करता है तो उसको बॉर्डर पे टैक्स देना पड़ता है, उसे कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। तो ये सीमा शुल्क था उल्लू या संगम। और कड़मा या पाडू था तो ये राजा को अदा किए जाने वाला कर होता था, मतलब राजा को इसको दिया जाता था। तो इसमें कड़मे या आडू इसको बोल लेते थे। और जो संस्था थी कर वसूलने वाली, इसको वरीयमवारी अधिकारी वरीयमार था। तो मतलब जो संस्था थी जैसे स्थानीय इलाकों में कर वगैरह वसूलती थी तो उस संस्था को बोला जाता था वरीयमवारी, और उसके अधिकारी जो होते थे वो वरियार कहलाते थे। और इनका जो व्यापार होता था तो रोम देख रहे हैं, मिस्र जिसे आप आज यमन बोलते हैं, तो मिस्र को ये लोग यमन वगैरह भी बोला जाता है उस टाइम, तो यमन भी कहते थे ये लोग। पूर्व बर्मा, जावा, इन सब क्षेत्रों से ये लोग बहुत व्यापार करते थे क्योंकि अब ये जो थे तो ये समुद्री इलाकों में थे, वहाँ पे तट वगैरह से व्यापार अच्छा खासा होता था। हर एक देशों से ये लोग व्यापार करते थे, अच्छा खासा व्यापार ये लोग। और यहाँ पे देखेंगे कि सेना के जो कप्तान थे उनको एनआरडी कहते थे। तो सेना के जो आज आप कैप्टन देखेंगे जिसे जनरल वगैरह कहा जाता है, वैसे ही सेना के यहाँ पे कप्तान थे उनको एनआरडी कहा जाता था। टोंडी, मुसेरी तथा पुहार प्रमुख बंदरगाह थे। बंदरगाह जहाँ से व्यापार वगैरह किया जाता है, नाव आके वहाँ पे लगते हैं, तो ये प्रमुख यहाँ पे टोंडी, मुसेरी, पुहार ये प्रमुख बंदरगाह थे उस टाइम के। अब हम देख लेते हैं इसमें इनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। तो अब समाज में जो थी ये युद्ध होता था तो स्त्रियों वगैरह को बंदी बना लिया जाता था। पहले ऐसे युद्ध में था कि कोई युद्ध हारता था, वहाँ की जो स्त्री वगैरह होती थी तो उनको बंदी बनाया जाता था और बंदी बना के उनको सार्वजनिक स्थल पे डाल दिया जाता था, जैसे कि मंदिर वगैरह हो गए तो वहाँ पे डाल दिया जाता था रख रखाव के लिए इनको। वहाँ पे मंदिर वगैरह की देखभाल, दीपक वगैरह जलाना संध्या काल में, ये सब चीज़ें वहाँ पे करती थी, जैसे कि आप देख सकते हैं। मतलब मंदिर को मेंटेनेंस रखने का काम ये लोग करती थी। तो ये महिलाओं के साथ जो स्त्री होती थी तो युद्ध में हारती थी, तो ऐसी व्यवस्था यहाँ पे थी। वो दीपक वगैरह चलाती थी वहाँ पे सार्वजनिक स्थल पे, उपासना स्थल, मंदिर वगैरह, ये सब आप समझ सकते हैं। और आर्यों जैसी यहाँ पे वर्ण व्यवस्था जो चार थी वैसी नहीं दिखती है यहाँ पे। तो आप दक्षिण भारत में ऐसी वर्ण व्यवस्था नहीं देखेंगे जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे, वैसे विभाजन यहाँ पे आप नहीं देखेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि वर्गों में विभाजित थे। ये ब्राह्मण तो पहले थे, ये लोग सबसे ऊपर माने जाते हैं, और ब्राह्मण आप देखेंगे कि वहाँ पे भी ऊपर माने जाते थे उत्तर भारत में। और अरसर जो थे ये शासक होते थे, और वेल्लाल आप देखेंगे कि जो कृषि वगैरह बड़े कृषक वगैरह होते थे उनको वेल्लार बोला जाता था। तो ऐसे यहाँ पे व्यवस्था थी, काम के आधार पे विभाजन किया गया था। तो वहाँ पे भी ऐसा ही था कि जो काम था उसके अनुसार विभाजन किया गया था। लेकिन अब बाद में देखते हैं कि जो
वर्ण व्यवस्था रहती है वो जाति में परिवर्तित हो जाती है। तो ऐसी व्यवस्था यहाँ पे नहीं थी। यहाँ पे ये लोग वर्गों में विभाजित, और वैदिक यज्ञों का प्रचलन यहाँ भी हो गया था, जो मैंने आपको वैदिक काल में बताया था। तो आप लोग कृपया इसको सीक्वेंस से देखें ताकि हर एक चीज आपको समझ में। तो वैदिक जो यज्ञ वगैरह होते थे उनका प्रचलन यहाँ भी हो गया था, और इस वजह से हुआ क्या कि ब्राह्मणों को भी प्रसिद्धि मिल गई थी। तो यज्ञ वगैरह ब्राह्मण ही कराएंगे, तो इस वजह से ब्राह्मणों का भी यहाँ पे महत्व दक्षिण भारत में बढ़ गया था। और यहाँ के ब्राह्मण उत्तर भारत के ब्राह्मण जैसे नहीं थे। यहाँ के जो ब्राह्मण थे ये मांस, तारी, सूरापान ये सब चीज़ों का सेवन करते थे। लेकिन अब उत्तर भारत के ब्राह्मणों का देखेंगे तो ये लोग इन सबको बढ़ावा करते थे, इन सबको ये लोग यूज नहीं करते थे। तो आज भी आप देखेंगे कि उत्तर भारत के ब्राह्मण जो होते थे वो लहसुन, मदिरा, मतलब शराब वगैरह ये सब चीज़ें वो लोग आज भी सेवन नहीं करते हैं, मांस मछली। लेकिन दक्षिण भारत के जो ब्राह्मण थे ये मांस, तारी, सूरापान हर एक चीज़ों का सेवन करते थे। ऐसे थे दक्षिण भारत के ब्राह्मण। और वेल्लार थे जो ये कृषि प्लस सैनिक रूप में भी काम करते थे। तो ये कृषक तो थे ही, लेकिन ये सैनिक रूप में भी कार्य करते थे और राजा के उच्च पदों पर ये आसीन रहते थे। तो उच्च पद हुआ ही सैनिक वगैरह, तो इन सब में भी वेल्लार जो लोग थे ये करते थे। तो ये कृषक का भी काम करते थे और ये सैनिक का भी काम करते थे जो वेल्लार होते थे यहाँ पे। और जो सबसे निम्न वर्ग होता था ये मछुआरों प्लस जमादार, ये सबसे निम्न वर्ग होता था और निर्धन घास फूस की झोपड़ियों में रहते थे जो ये मछुआरे वगैरह होते थे। तो आज भी आप देखेंगे कि उधर बहुत मछुआरे वगैरह हैं। तो हमेशा देखेंगे कि कभी पाकिस्तान हमारे मछुआरों को कैद कर लेता है, चाहे हम उसके मछुआरों को कैद कर लेते हैं, चाहे आप देखेंगे कि बार बार श्रीलंका से हमारा कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है, क्योंकि जो मछुआरे होते हैं वो मछली पकड़ने जाते हैं और बार बार जो श्रीलंकन नेवी होती है तो मछुआरों को हमारे पकड़ लेती है। तो ये सब बहुत बार होते रहता है और फिर हम कभी कभी उनके मछुआरों को पकड़ लेते हैं और फिर उनको छोड़ा जाता है। ऐसे हमेशा चलता रहता है। तो मछुआरे उधर तटीय इलाका है, इस वजह से ज्यादा मछुआरे थे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि क्षुद्र थे, मतलब ये सेवा सत्कार के लिए रखे जाते थे बड़े लोगों को। लेकिन यहाँ पे जो मछुआरे थे आप देख रहे हैं, मतलब ये अपना रोजी वगैरह के लिए मछली वगैरह पकड़ना ये सब चीजें। और ये जो रहते थे झोपड़ी वगैरह में, घास फूस की जो झोपड़ी होती थी उसमें ये लोग रहते थे। और दास प्रथा का जो प्रमाण है यहाँ पे नहीं मिलता है। एक पत्नी रखने की अनुमति थी, लेकिन शासक और जो अमीर लोग होते थे, धनायन लोग, वो लोग एक से अधिक भी पत्नी रखते थे। लेकिन जो प्रचलन में थी, मतलब यहाँ पे अनुमति थी एक पत्नी ही रखने। और स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी पितृसत्तात्मक के बाद, मतलब कि शासन में या फिर समाज में ज़्यादातर तो पुरुषों की चलती थी, लेकिन यहाँ पे स्त्रियों की भी स्थिति अच्छी थी। तो स्त्रियाँ यहाँ पे खेत वगैरह में भी काम अच्छे से करती थी। तो ये सब चीज़ें था मतलब। तो ये आपने देख लिया दक्षिण भारत का, ये सेकंड वीडियो हमारा कंप्लीट हुआ। तो इसके बाद अब हम देखेंगे कि संगम काल के बाद भी शासक आते हैं। तो फिर अब चोल, चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य, राष्ट्रकूट, ये सब वंश भी आएंगे। तो अब मैं इसके बाद का आपको बताऊंगा। तो ये हमने लगभग 300 ईस्वी तक का देख लिया है। अब 300 ईस्वी के बाद का काल हम देखेंगे इसमें, और एंसेंट इंडिया तक कंप्लीट करके फिर हम मेडिएबल में देखेंगे दक्षिण भारत में जो विजयनगर साम्राज्य रहता है और बहमनी साम्राज्य, तो वो भी हम देखेंगे इसमें। तो वो मेडिएबल में आएगा। और लेकिन अभी एंसेंट में ही और जो वंश हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं। तो आप लोग गाइस कृपया इसको सीक्वेंस से देखते हैं ताकि आप लोग को हर एक चीज़ें इसमें हो सके और हर एक चीज़ें आप लोग को समझ में आ सके। तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में ये एंसेंट इंडिया कंप्लीट हो रहा है और आप कहीं चाहे तो मिला भी सकते हैं जहाँ पढ़ाया जाता हो। और आप लोगों का नोट्स भी तैयार हो गया है, तो ये नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा। लॉजिकल क्लासेस के वेबसाइट पे आप जाइएगा तो वहाँ पे मिलेगा आपको ये नोट्स। ओके गाइस, थैंक यू। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। और भी बाकी सारी जो सब्जेक्ट चल रही हैं तो वो अपने यूज के अनुसार आप लोग देख सकते हैं उसको। ओके गाइस, थैंक यू।